देंगे, टैक्स पे मत डालना, उसको उसका अलग बना देना, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। एफसीआरए होने का मतलब होता है यार आप एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, राइट। तो एफसीआरए को अलग से टैग कर दीजिएगा, उसको टैक्स एग्जेम्पशन में मत डालना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपका प्रोफाइल, राइट। और रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर मैं एक चीज और भूल गया, जैसे आपने वहां पर लिखा ना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जो भी आपने लिखा बड़े, ठीक है। तो यहां पर आपको मैं तीनों एग्जांपल लिख देता हूं, थोड़ा सा उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इट ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, कितना था हमारा ट्रस्ट एक्ट, 1882, राइट। तो खैर जो भी, अब मैं इसकी सत्यता या पुष्टि की जिम्मेवारी नहीं ले रहा हूँ, जैसा मुझे आप लोगों ने बताया मैंने वैसा यहाँ पर लिख दिया है, तो प्लीज अगर कोई गलती हो तो इसको माफ कीजिएगा। सोसाइटी, इसको ऐसे मत लिखना, आप इसको ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सा और बढ़िया लगेगा। इन नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट, इन नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, राइट। सी वी, दूसरा हमने क्या लिखा, ए नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, जो भी आपका एरिया का लगता हो, क्योंकि हर स्टेट का अलग होता है। इंडियन सोसाइटी एक्ट के अंदर अगर आप करें तो इंडियन सोसाइटी एक्ट लिखिएगा, ठीक है। और जो भी आपका 1856 या 1860 जो भी आप यूज करते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ मेंशन कर देना, राइट। ऐसे ही ए नॉन गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आई थिंक सो ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने इन तीनों चीजों को अलग अलग डिफाइन कर दिया, थोड़ा सा आपको सहूलियत हो जाए, आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि जब कुछ नया सिखा ही रहा हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ गलती कर दें, इसलिए मैंने तीनों चीजों को लिख कर ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब प्लीज इसमें गलती मत करना कभी, राइट। अब इसके अंदर कभी गलती मत करना, इसके अंदर आपसे कभी गलती नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल क्लियर भाषा में मैंने आपको मेंशन करके बता दिया। और इसके साथ साथ हमें क्या क्या डालना होता है वो भी बता देता हूँ आपको, वो भी ध्यान से नोट कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, थैंक यू सर, थैंक्स ए लॉट शेप ऑफ इंडिया फाउंडेशन, थैंक्स ए लॉट सर। सर पूरा प्रयास रहता है हमारा, हमारी टीम का, कि हम आपके लिए कुछ बेहतर, कुछ अलग लेकर आए। आई थिंक सो रजिस्ट्रेशन डिटेल वाली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, कंसेप्ट ये वाला टॉपिक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर आपको जो है ये इन तीनों में से कोई एक लाइन डालनी है और ये डिटेल्स आपको फिल करनी है, राइट।
अब आते हैं डिटेल्स ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस के अंदर। मैंने आपको बता दिया पैन, 10, 12A, ATG, CSR 1। अगर आपके अंदर आपकी संस्था के पास जीएसटी है तो जीएसटी भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। जीएसटी डिटेल्स अगर आपके पास हैं तो वो भी आप इसी इसी सेक्शन के अंदर डाल के चलिएगा। और बैंक डिटेल्स तो लास्ट में थी सही हमारी, है ना। हम इस सेक्शन के अंदर चल रहे थे किसके अंदर, लीगल स्टेटस वाले में, राइट। तो लीगल स्टेटस के अंदर हम इतनी सारी चीजों को जो है इनबिल्ट करेंगे, राइट। यहां तक अगर सभी को क्लियर है, यानी कि ये जो सेक्शन है लीगल स्टेटस वाला, ठीक है, ये अगर आपको अब क्लियर हो गया है तो LS लिख दीजिएगा, LS लीगल स्टेटस, LS। मैं इसको एक पेज पर लेकर आ जाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये हमने लीगल स्टेटस को एक पेज पर ले लिया, हम लीगल स्टेटस को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर हमने जेनेसिस को लिया, स्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने ये सारी चीजें ली, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर हमने ये सारी चीजें ली, राइट। उसके बाद हमने डिटेल्स ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस के अंदर ये सारी चीजें ली और बैंक डिटेल्स हमने डाल दी, राइट। अब बैंक डिटेल हम जब डालते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें डालेंगे, मैं थोड़ा सा उसको भी क्लियर कर देता हूँ। बैंक डिटेल्स के अंदर हम क्या क्या चीजें इनबिल्ट करते हैं, मैं इस पॉइंट को भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। काफी लोग ना इसमें भी गलतियां कर जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, आप निश्चिंत रहिए। आप अपनी सर क्लास पर ध्यान दीजिए, हमसे कुछ बेहतरीन चीजें ना छूट जाए, राइट। नेम ऑफ द बैंक, एड्रेस ऑफ द बैंक, इससे पहले जोड़ दीजिएगा अकाउंट नेम। अकाउंट नेम का मतलब किसके नाम से अकाउंट है, तो संस्था के जो भी नाम आपने वहां पर यूज किया होगा वो नाम आपको डालना है, ठीक है। मैं इसको साथ में मेंशन कर देता हूँ, बैंक होल्डर्स या एनजीओ नेम, राइट। ये मेंशन रखिएगा, ठीक है। नेम ऑफ द बैंक, एड्रेस ऑफ द बैंक, उसके बाद आ गया आपका बैंक कोड्स। बैंक कोड के अंदर आपको दो चीज देनी होती हैं, MICR और IFSC, ये दोनों चीज दिया कीजिए हमेशा। और उसके बाद आ जाता है आपका अकाउंट नंबर, इसी सीरीज में दीजिएगा। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम जनरल रूप से हम क्या करते हैं, वैसे हम अकाउंट नंबर पहले यूज करते हैं, उसका IFSC कोड हम बाद में देते हैं। तो यहाँ पर आपको बैंक के कोड पहले देने, अकाउंट नंबर बाद में देना है। इस बात का सिर्फ ध्यान रखना आपको। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बैंक डिटेल वाला सेक्शन क्लियर हो गया है आपको? अगर बैंक डिटेल वाला क्लियर हो गया तो B और D लिख दीजिएगा, BD, बैंक डिटेल, BD। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। हम इसी गति से अगर चलेंगे तो बहुत जल्दी हम प्रपोजल राइटिंग के ज्यादा से ज्यादा हम एग्जांपल्स भी कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। डिटेल्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब हमें क्या क्या लेना होता है उस पर आ जाते हैं। और आई थिंक तो आज हमारे पास जितना समय बचा हुआ है उसके अंदर हम इतना ही जो है कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, वन बाय वन मैं आपको मेंशन करवा रहा हूँ, नोट करते जाइएगा। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारा रहेगा विजन मिशन। विजन मिशन या गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहते हैं हमारी।
डिटेल्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसको कलर अलग कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा समझने में। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, विजन मिशन एंड प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो गया हमारा। की एरिया ऑफ वर्क, की एरिया ऑफ वर्क हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम डाल सकते हैं प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर हम दोनों को लेके चलेंगे, अकॉम्प्लिश्ड भी और ऑनगोइंग भी, राइट। अकॉम्प्लिश्ड भी और ऑनगोइंग भी, दोनों चीजें हम लेकर चलेंगे। इसके बाद हम इसमें लेके चलेंगे अवार्ड्स, या अचीवमेंट्स। अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट या अचीवमेंट भी कह सकते हैं हम इसको। आई थिंक सो यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। डिटेल्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो गया आपको कि हमें इसमें क्या क्या डालना होता है। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन डालना है, विजन एंड मिशन डालना है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स डालने हैं, और की एरिया ऑफ वर्क डालना है, प्रोजेक्ट्स डाल देने हैं, ठीक है, अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट से अचीवमेंट डाल देने हैं। ठीक है, क्लियर इतना। अब इसको ध्यान रखना है कि आपको ना यहाँ पर पेज नहीं भरने हैं, सिर्फ आपको पेज नहीं भरने हैं। आप बड़ा जो है ना डिटेल में मत जाना। एक एक पैराग्राफ 4 से 5 लाइनों तक का बहुत है। इन सभी कॉलम्स के लिए 4 से 5 लाइन पैराग्राफ कंटेनिंग, मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम लिमिट है आपकी। मिनिमम तो खैर देखिए, अब मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं होंगे तो मैं जबरदस्ती तो 4 से 5 लाइन भरूंगा नहीं, राइट। तो ये मैंने आपको मिनिमम वो बता दिया है, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया मैंने आपको सॉरी मैक्सिमम क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। पैराग्राफ का रहेगा इसके अंदर, जिसके अंदर 4 से 5 लाइनें हों। इसमें आप जो है इसको अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन को लिखिएगा, विजन मिशन और प्रिंसिपल गाइडिंग प्रिंसिपल्स को भी आप सेम 4 से 5 लाइनों के अंदर दीजिएगा। की एरिया ऑफ वर्क को आप कोशिश कीजिएगा 2 से 3 लाइन में खत्म हो जाता है। आप किस किस की एरिया ऑफ वर्क में मतलब की एरियाज क्या हैं आपके, जहाँ जिसमें आप काम करते हैं, राइट। की एरियाज तो बताना आ जाएगा ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। नेचर ऑफ वर्क ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन किस नेचर ऑफ जो है सोशल एक्टिविटी में डील करता है, राइट। प्रोजेक्ट्स जो आपने काम कर रखे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे बढ़िया चीज बता रहा हूँ, आप अंक तालिका बना दीजिएगा। अंक तालिका मतलब टेबल, कंटेंट टेबल बनाइएगा। कंटेंट टेबल के अंदर आप ना प्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। वही नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, लोकेशन, और ड्यूरेशन, बेनिफिशियरी और फंडिंग एजेंसी, 4 5 डिटेल बहुत होती है। लोकेशन, ड्यूरेशन लिख दूं, थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा। बैलेंस शीट, सर यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बात ही नहीं करिए सर, ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आप प्रपोजल राइटिंग सीख रहे हैं, आप प्रपोजल राइटिंग सीख रहे हैं। आर यू अवेयर ऑफ दैट? अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप, अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। सर आप प्रपोजल राइटिंग सीख रहे हैं, मैं यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हम प्रपोजल राइटिंग के अंदर हैं। यस सर। कंसंट्रेट रखिए मैम, जी, कंसंट्रेशन, ध्यान ध्यान दीजिएगा। हम प्रपोजल राइटिंग के अंदर, हम डॉक्यूमेंटेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। हमें यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है अभी। हमने जो जो चीजें लिख दी हैं उससे संबंधित हमने डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, वो बात अलग है। हमने ट्रायल वे एटीजी ये सब चीजें डाली हैं, ठीक है, ये सब हम लास्ट में एडजस्ट करेंगे। लेकिन इसमें हम टाइप थोड़ी करेंगे पूरी पूरी हमारी बैलेंस शीट और ये सब चीजें प्रपोजल में कहीं टाइप होती हैं।
नहीं ना। चलिए जी, प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने बात की नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, मैं अच्छा लिख के बताने वाला था आपको, सॉरी। मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर हम क्या क्या डालने वाले हैं टेबल के अंदर। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, लोकेशन, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट के बाद, अरे यार, तो ये परेशानी कर दिया। चलिए जी, लोकेशन के बाद आ गया आपका ड्यूरेशन, उसके बाद आप डाल दीजिएगा बेनिफिशरीज, और उसके बाद आप डाल दीजिएगा फंडिंग सोर्सेस। बस ये चार चीजें, आप ये पांच चीजें जो है ना तालिका बनाकर डाल दीजिएगा। तालिका मतलब समझ गए होंगे आप, ये अंक तालिका जिसे हम बोलते हैं, क्या कहा जाता है इसको यार, टेबल, टेबल, टेबल बनाकर आप इसको डाल दीजिएगा, राइट। और इसके बाद आती है आपके अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स या अचीवमेंट्स की बात। तो आपके पास जैसे आईएसओ है, तो यहाँ आप डालिएगा आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। आपको जो अवार्ड्स मिले हुए हैं वो डाल दीजिए, आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपका ये जो सेशन है, कौन सा, प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन वाला जो सेक्शन है हमारा, ये यहाँ पर आकर जो है खत्म हो जाता है आपका। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ इतनी चीजें होती है। आप ध्यान से मेंशन कर लीजिएगा, मैं सब चीजों को व्यवस्थित कर देता हूँ वापस उनकी जगह पर। हमने इसको कितने पॉइंट्स में क्लियर किया? पहला, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहां हमने सीख लिया कि हम वहां पर दो कॉलम बना सकते हैं, लीगल नेम और शॉर्ट नेम। कॉन्टेक्ट डिटेल्स के अंदर हमारा पोस्टल एड्रेस, नेम ऑफ द कॉन्टेक्ट पर्सन, ऑफिस कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये तीन चीजें हम डाल के अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स वाले कॉलम को पूरा कर लेते हैं। फिर आती है हमारे पास लीगल स्टेटस। इसके अंदर हम जेनेसिस, स्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन डेट इस फॉर्मेट में, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ठीक है, हमारी संस्था किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वो चीजें, और रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट और प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल के हम इस सेक्शन को खत्म कर देते हैं लीगल स्टेटस वाले को। और इसके साथ लीगल स्टेटस में आपका जो है डिटेल्स ऑफ पैन, सब हेडिंग्स में डिटेल्स ऑफ टैक्स एग्जामिनेशन वाला जो आएगा उसके अंदर पैन 10 12 एटीजी जीएसटी सीएसआर वन, ये सारी चीज हम यहाँ पर इंक्लोज कर देते हैं। और बैंक डिटेल वाले सेक्शन में हम अपनी बैंक की डिटेल्स लगा देते हैं। अब बात आती है लास्ट सेक्शन की, वो रहता है हमारा फोर्थ सेक्शन, डिटेल्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल के अंदर हम 4 से 5 पैराग्राफ में अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन लिख देते हैं। फिर अपनी संस्था के विजन, मिशन, प्रिंसिपल, गाइडलाइंस लिख देते हैं। की एरियाज ऑफ वर्क लिख देते हैं। प्रोजेक्ट्स जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं या फिर हमारे चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट की हम जानकारी देते हैं, जिसके लिए हम एक अंक तालिका बना सकते हैं, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट का हम यूज, टेबल का हम यूज कर सकते हैं। टेबल के अंदर पांच जो है रो या कॉलम्स, सॉरी, पांच कॉलम्स रहेंगे। इस पांचों कॉलम के अंदर एक के अंदर नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरे में लोकेशन, तीसरे में ड्यूरेशन, चौथे में बेनिफिशियरी और पांचवें में फंडिंग सोर्स आपका लिखा रहेगा। और उसके बाद हम अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स को यूज करेंगे। हमारे जो भी अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट, हमारी संस्था सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफिकेशन हमारे पास, अदर हमारे पास जो भी चीजें हैं वो हम यहाँ पर अवार्ड सर्टिफिकेट्स या अचीवमेंट्स के अंदर डाल देंगे। भाई ये हमारी अचीवमेंट्स थी, राइट। आई थिंक सो कि आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। कल हम बात करेंगे प्रोजेक्ट समरी पर। अब हम प्रोजेक्ट समरी को काफी सारे सेक्शंस में डिवाइड करने वाले हैं, और वन बाय वन हम सभी सेक्शंस के अंदर जो है लेके चलेंगे सबको साथ साथ। कल हम अपने सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि हालांकि जो प्रोजेक्ट वाला सेक्शन जो मेरा आया है वो एक दिन में कंप्लीट हो पाना मुश्किल है। पूरा प्रयास रहेगा मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं। और हम जब प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग करेंगे ना तो वहां हम थोड़ा डीपली चले जाएंगे हर एक चीज के बारे में। तो कल पूरा प्रयास रहेगा कि हम अपने जो प्रोजेक्ट का जो सेक्शन है, प्रोजेक्ट समरी वाला जो सेक्शन है, इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। और इसको अब हम कल के लिए हम प्रिपेयर होकर आए, उसके लिए मैं आपको लिखवा देना चाहता हूँ। लिख लीजिए, चाहे ध्यान कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। इसको कल हम बांटने वाले हैं 8 सेक्शंस के अंदर।
प्रोजेक्ट समरी का जो हमारा सेक्शन होता है, हम उसको 8 सेक्शंस के अंदर डिवाइड करेंगे। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, क्लियर है? टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके बाद सेक्टर ऑफ इंटरवेंशंस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानव सेवा महिला सम्मान समिति, बताए हुए थे सर 8 सेक्टर्स जिसमें हम डिवाइड करते हैं। एक बार आप ब्रीफ कर देंगे फटाफट? टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन, इसके अलावा प्रपोज्ड प्रोजेक्ट लोकेशन, उसके बाद एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, राइट, प्रपोज्ड टाइम फ्रेम ऑफ द प्रोजेक्ट, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, फंडिंग सोर्स और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। इन सारी चीजों को हम कंप्लीट करेंगे। कल के सेक्शन में हम इन 8 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे और ये 8 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की चीजें हैं। तो कल हम इसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा कि कल हम प्रोजेक्ट सेक्शन पर आने वाले हैं, और प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर हम जो है ना अपना इस सेक्शन को 8 सेक्शन के अंदर डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है, हम आराम आराम से सीखेंगे हर एक चीज को, किसी को भी कोई दिक्कत ना आए सीखने में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। यहाँ पर हम समय बेशक ज्यादा लग जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हमसे छूटनी नहीं चाहिए कि हमें किस सेक्शन को कैसे डिफाइन करना होता है, राइट? जैसे हमने आज बात की कि हम किस सेक्शन के अंदर क्या क्या लिखने वाले हैं, कैसे लिखने वाले हैं, तो ऐसे ही हम इस सेक्शन को भी करेंगे। और ध्यान रखिएगा, आज के पूरे सेक्शन में एक चीज के ऊपर बात नहीं हुई, फॉन्ट साइज के ऊपर। फॉन्ट वही रहेंगे दोनों जो आपको बताए गए थे। जब आप कंटेंट लिखें तो साइज आपका अलग हो जाएगा। जैसे मेन हेडिंग के लिए आप 16 फॉन्ट यूज कर लीजिएगा, 16 पिक्सल तक, मतलब जो है साइज तक यूज कर लीजिएगा। जो सब हेडिंग बनाई है हमने उनकी, उसको आप 14 पर कर लीजिएगा, 16 और 14, राइट? मेन हेडिंग 16, सब हेडिंग 14, और उसके बाद जो टोटल कंटेंट रहेगा वो हमारा सेम चलेगा, सिमिलर 12 के अंदर। जो हमारा 12 फिक्स है ना, वो 12 के अंदर चलेगा, राइट? यानी कि जो भी हम पैराग्राफ वगैरह कुछ भी लिखेंगे वो हमारा 12 के अंदर चलेगा, राइट? तो मेन टाइटल या मेन हेडिंग है कोई, तो उसके लिए आप 16, और सब हेडिंग के लिए, सब टाइटल के लिए आप जो है 14, और अपने पूरे कंटेंट को आप जो है 12 के अंदर टाइप करेंगे। आपके जो फॉन्ट्स रहेंगे वो सेम रहेंगे जो आपको पहले बताए गए थे, वही 2 फॉन्ट्स के अंदर ही सारा काम होगा। ये फॉन्ट्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, राइट? आई थिंक सो कि आज की जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। क्या आज की क्लास में आपको जरा सी परेशानी हुई समझने में, या कोई दिक्कत तो नहीं हुई? से यस और नो। अगर जरा सी भी कोई दिक्कत रही हो तो हम इस क्लास को कल अटेंड कर लेंगे। मैं इसलिए आज तक मैंने अभी नहीं पूछा, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि आज मेरी तबीयत डाउन है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूं लेकिन शायद आपको समझने में दिक्कत आई हो। सामाजिक शोध संस्थान, परेशानी हुई है समझने में, राइट? सामाजिक शोध संस्थान, नहीं सर, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। किन्हीं साथी ने यस लिखा हुआ है सर, सामाजिक शोध संस्थान वालों ने यस लिखा हुआ है, बाकी सभी ने नो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आई। सामाजिक शोध संस्थान, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर, कहाँ पर दिक्कत आई आपको बताइए। सामाजिक शोध संस्थान, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए कहाँ पर दिक्कत आई आपको। अपने आप को अनम्यूट करके सर बताइए कहाँ पर दिक्कत आई आपको, क्योंकि बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स हमारे ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अगर एक पार्टिसिपेंट भी रह गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन ऑन टाइम। और कल हम अपने प्रपोजल मेन प्रोजेक्ट की ओर बढ़ेंगे, तो फुल कंसंट्रेशन और आपकी नोटबुक के साथ आपको प्रेजेंट रहना है, राइट? आपकी जो डायरी और पेन है उसके साथ प्रेजेंट रहिएगा। कल हम मेन सेशन, मेन पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिलहाल अब कुछ और कहने की उसमें नहीं हूँ। थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। हैव ए ग्रेट डे। गुड नाइट।